Assalamualaikum. Today in this lecture we will discuss theoretical approaches to stratification. यानी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होती है, कैसे होती है, इसके पीछे कौन सी थीरीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के जो हैं इसकी आपने देख लेना है कि इसमें हमने डिफरेंट थीरीज़ को डिस्कस करना है, जिसमें दुरखाइम है, पार्सन है, डेवीज़ है एंड मूर है। मेजर टॉपिक्स क्या हैं कि सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रेटिफिकेशन, क्लासिकल थीरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, दुरखाइम, पार्सन एंड डेवीज़ एंड मूर ऑन स्ट्रेटिफिकेशन। इन सब के ओपिनियंस को हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अगेन वही बात कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं, यानी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किस तरह से आता है, या सोसाइटी में जो गैप है, पुअर एंड रिच गैप या हैव्स एंड हैव नोट्स गैप जो है, ये किस तरह से बनता है। क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर इज़ समथिंग सोशियोलॉजिस्ट आर वेरी इंटरेस्ट इन स्टडिंग, यानी सोशियोलॉजिस्ट बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसकी स्टडी में। देयर आर मैनी थियोरेटिकल अप्रोचेज़, इसके बारे में डिटेल लिखी कि हम डिफरेंट अप्रोचेज़ को पढ़ेंगे। कुछ लोगों की डिफरेंट राय है हर बंदे की इस बारे में कि किस वजह से जो स्ट्रेटिफिकेशन है या सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं ये क्यों होती हैं, इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। अगर हम देखें सोशल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को, तो पहली बात ये है कि दिस इज़ इनएविटेबल और ये नेचुरल है। जो सोशल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी इंसान की नेचर जो है वो क्या है कि वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है, वो ख़ुद को पावरफुल बनाना चाहता है। तो इट्स एन इनएविटेबल, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई ख़ास रीज़न हो। हर इंसान जिसके पास ज़्यादा ताकत है किसी भी तरह से, वो दूसरों को ज़्यादा दबाएगा और इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन या एक जो गैप है वो क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी इसमें चीज़ है इकॉनमी। अगर हमारी इकॉनमी सेल्फ रेगुलेटिंग है या हम अपने तमाम रिसोर्सेज को, जहाँ से हमें पैसा आ रहा है, उनको वाइजली मैनेज करते हैं और अपनी जीडीपी के लेवल को नेचुरल बनाते हैं। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये ख़ास वक्त में हमारी जो इनकम है या जो पैसा हम कमा रहे हैं वो कितना है। इसको अगर मजबूत बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये स्ट्रेटिफिकेशन तो होनी ही है। While circumstances arise from time to time that cause the economy to fall below or to exceed the natural level of real GDP, real level जो natural level है GDP का, उससे फ्लक्चुएट तो होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। जब हम ऊपर होंगे, मजबूत होंगे, तो हम लीड करेंगे, और जब कोई और हमसे ऊपर जाएगा तो वो लीड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनएविटेबल हैं और ये जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट विद इन द मार्केट सिस्टम दैट वर्क टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी। लेकिन इसका एक सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है कि बेशक अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन वापस जो है जीडीपी अपने लेवल पे आ जाती है। और कुछ इसके अंदर एजम्पशंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं अभी। अब हमारे पास क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट्स। क्लासिकल थीरिस्ट बिलीव दैट फ्री मार्केट्स रेगुलेट देमसेल्व्स व्हेन दे आर फ्री ऑफ एनी इंटरवेंशन। Adam Smith referred to the market's ability to self-regulate as the invisible hand because markets move towards their natural equilibrium without outside intervention। यानी अगर कोई बाहर से इंटरवेंशन, कोई मुदाखलत वगैरह नहीं होती तो मार्केट्स जो है ये ख़ुद से अपने आप को सेट करती हैं या अपना जो जीडीपी है उसको मेंटेन कर लेती हैं। फ्लेक्सिबल प्राइसेस क्या होती हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम दैट प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, यानी ऊपर नीचे होती हैं, फॉर गुड्स एंड वेजेस। दे आल्सो अज्यूम द मनी ओनली अफेक्ट्स प्राइस एंड वेज लेवल्स, कि पैसा जो है वो आपकी वेज, आपकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी, उजरत कितनी मिलेगी, और चीज़ों के प्राइसेस, इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। सप्लाई जो है बेस्ड ऑन सेज लॉ। क्लासिकल थीरिस्ट बिलीव दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जिस तरह की चीज़ आप सप्लाई करेंगे उससे डिमांड खुद ही पैदा हो जाएगी। अगर तो आपकी अच्छी चीज़ आप प्रोड्यूस करके मार्केट में दे रहे हो तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी और फिर आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल थीरी एज्यूम्स दैट फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स विल ऑलवेज मेंटेन इक्विलिब्रियम। ये जो जीडीपी का लेवल है ये तब भी नॉर्मल रहता है अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस करके करें। ये नहीं है कि या तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें या फिर आप सेविंग ही करते रहें और इन्वेस्टमेंट ना करें। कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी। Classical theorists determined that the real GDP can be
कैलकुलेटेड विदाउट नोइंग द मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन रेट, महंगाई को नापे बगैर और पैसे की जो हरकत है उसको जाने बगैर भी हम जीडीपी मालूम कर सकते हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्टैंड that real and nominal variables can be analyzed separately. नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच. All such social theorists who accept the existing social order are popularly called equilibrium theorists or structural functionalist or integration theories. They place stress on order within a society. ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर जो है वो डिसाइड करता है आपकी इकोनॉमी को, एज वेल एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड, और किस तरह से इस ऑर्डर को, अमन को कायम किया गया है. सोसाइटी इज़ व्यूड एज एन ऑर्गेनिज्म, सोसाइटी को पूरी को एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखा जाता है. इट इज़ हेल्ड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म सीक टू परपेचुएट देमसेल्व्स. इट इज़ असर्टेड दैट सोसाइटी सीक्स अ बैलेंस, इंटेग्रेशन, अ कंसेंसस एंड सिंथेसिस ऑफ इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ और सेक्शंस. यानी अगर पूरी सोसाइटी में सुकून होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो भी स्मूथली चलेगी, लेकिन अगर आपकी पूरी सोसाइटी में सुकून नहीं है तो फिर इट मीन्स कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी मईशत भी डिस्टर्ब होगी. द assumptions ऑफ द फंक्शनल थीरीज कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस थीरी की assumptions क्या हैं. पिछले जो पॉइंट्स थे वो उसमें हमने वो सोशल स्ट्रक्चरल जो थीरी थी उसको पढ़ा था. अभी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच हम पढ़ रहे हैं. नंबर 1 पे है सोसाइटी इज़ अ रिलेटिवली परसिस्टेंट एंड स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स. हमने लास्ट वाले में क्या पढ़ा था कि सोसाइटी के अंदर जो आपकी इकोनॉमी है उसका एक नेचुरल प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है, उसका इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं था. लेकिन यहाँ पे उन्होंने सोसाइटी इकोनॉमी को पूरी सोसाइटी के तमाम सिस्टम से जोड़ दिया है. सोसाइटी इज़ अ वेल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स. सोसाइटी जो है ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके बिल्कुल सब मिलने से एक सिस्टम बनता है. एवरी एलिमेंट हैज़ अ फंक्शन इन सोसाइटी. हर एलिमेंट का सोसाइटी में फंक्शन होता है. आपकी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा. अगर आपके मुल्क के अंदर बदअमनी है वो आपकी जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब करेगा. इट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन टू द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल सिस्टम. एवरी फंक्शनिंग सोशल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स. देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस बिहाइंड दीज वैल्यूज़. वो कहता है कि हर फंक्शनिंग के पीछे कोई ना कोई जो है वो वैल्यूज़ हैं. बाकी इसकी आपने ये रीडिंग कर लें थोड़ी सी, सारा करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है. हमारा जो ये फंक्शनलिस्ट व्यू है इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है. फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ जॉब्स. बहुत से काम हैं, बहुत सी जॉब्स हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस को जज करना जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है. उनको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, डूइंग ब्रेन सर्जरी और माइनिंग कॉल की माइनिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कि दिमाग की सर्जरी करना. ऑल्दो यू माइट बी टेम्प्टेड टू आंसर ब्रेन सर्जरी. वो कहता है हो सकता है कि आप कह दें कि ब्रेन सर्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ नो कॉल वर माइंड मच ऑफ आवर सोसाइटी कुड नॉट फंक्शन. लेकिन अगर हम जो है वो कॉल ही डिस्कवर ना करें, निकालेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारी सोसाइटी के बहुत से काम रुक जाएंगे. मशीनरी हमारी जो है वो फ्यूल की वजह से चलती है, बहुत सी चीज़ें, सारी चीज़ें रुक जाएंगी. अनदर एग्जांपल विच जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अटॉर्नी और प्रोफेसर. बी केयरफुल हाउ यू आंसर दिस वन. अब अगर आप कहेंगे कि भाई आप प्रोफेसर इम्पॉर्टेंट है तो कंट्री को जो है वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन रूल करेगा. लेकिन अगर आप कहते हैं कि अटॉर्नी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर लोगों को पढ़ाएगा कौन, अटॉर्नीज़ कौन क्रिएट करेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम कंपैरिजन करें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये नहीं. दूसरा, सेकेंड, द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन इम्प्लाइज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स हैव द हाईएस्ट इनकम्स एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स द लोएस्ट इनकम्स. वो कहता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं उनकी इनकम्स ज़्यादा हैं और जो कम इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं उनकी इनकम्स कम हैं. बट मनी एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द वंस जस्ट mentioned counter this view. Coal miners make much less money than physicians.
and professors, for better or worse, earn much less or on the average than lawyers. जो आपके कोल माइनर्स हैं वो फिजिशियन से बहुत कम कमाते हैं और प्रोफेसर्स लॉयर्स से बहुत कम कमाते हैं. अ प्रोफेशनल एथलीट मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर अर्न्स मैनी टाइम्स द इनकम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. अब जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा कमाते हैं. बट हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू द नेशन? एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन आवर सोसाइटी बट देयर सैलरीज आर मच लोअर देन दोज ऑफ स्पोर्ट्स एजेंट्स. अब देखें, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम से पता चले कि आपका काम इम्पोर्टेंट है कि नहीं. एलिमेंट्री टीचर्स कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. अगर बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको मैट्रिक में एडमिशन कैसे मिलेगा? वो आगे स्टडीज़ कैसे करेंगे? वो प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स प्रोफेशनल डिग्रीज़ कैसे लेंगे? लेकिन उनकी सैलरीज़ तो कम है. तो क्या हम कहें कि उनकी लेस वैल्यूड जॉब्स हैं? तो हम इस तरह से ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते. थर्ड वन जो पॉइंट है जिसकी बेस पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वो क्या है कि द फंक्शनल व्यू आल्सो इम्प्लाइज द पीपल मूव अप द इकोनॉमिक लेडर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज एंड मोर जनरली देयर मेरिट. वो कहते हैं कि भाई लोगों की जो इकोनॉमी है वो किस वजह से मूव करती है? उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज, उनकी एबिलिटीज़ की वजह से. If this is true, another implication is that if they don't move up the ladder, they lack the necessary merit. This view ignores the fact that much of our stratification system stems from lack of equal opportunity, as our monopoly example at the beginning of the chapter made clear. Because of their race, ethnicity, gender, and class standing at birth, some people have less opportunity than others to acquire the skills and training they need to fill the types of jobs addressed by the फंक्शनलिस्ट अप्रोच. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग अपनी एबिलिटीज़ की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से या अपने नॉलेज की वजह से आगे जाते हैं. नहीं, उनको पैदा होते ही जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो जिस जगह, जैसी फैमिली में, जैसी रेस में, जैसे रिलीजन में वो पैदा होते हैं वहाँ पे उनको हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर मौके मिले. कोई बंदा ज़्यादा काबिल हो लेकिन वो ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हो या ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे उसको चांसेस नहीं मिले, उसकी वो माइनॉरिटी है किसी कंट्री के अंदर, उसके लिए इनफ जॉब्स नहीं है, उसको इनफ जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो भी अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है वो आगे नहीं जा सकता. ये एतराज़ात किए हैं लोगों ने इनके ऊपर. फाइनली द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन माइट मेक सेंस अप टू द पॉइंट बट इट डज़ नॉट जस्टिफाई द एक्सट्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर नेशंस. वो कहता है इसको जस्टिफाई नहीं हम कर सकते. इवन इफ़ वी डू हैव द प्रॉमिस हायर इनकम्स टू गेट इनफ पीपल टू बिकम फिजिशियंस, डज दैट मीन वी ऑल्सो नीड टू amount of poverty we have? Do CEOs of corporations really need to make millions of dollars per year to get enough qualified people to become CEOs? Don't people take on a CEO job or other high paying job at least partly because of the challenge, working conditions and other positive aspects they offer? The functionalist view doesn't answer these questions adequately.